Okay. Good morning, students. Myself Neeraj sir, and I'm going to teach you biology. Welcome, class 9th. Biology, class 9th. Okay. So हम लोग पहले के क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी के सभी किससे बने होते हैं? सेल्स से बने होते हैं। जैसे हमारा घर, ये घर छोटे छोटे यूनिट्स के मिलने से बना हुआ है, एंड दीज यूनिट्स आर नन अदर देन ब्रिक्स। और वो जो यूनिट्स है वो ईंट के अलावा और कुछ नहीं है। ईंट जो है, छोटे छोटे ईंटों को जोड़ के हम लोग बड़ा सा घर बना लेते हैं। ठीक उसी तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी में भी स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्मॉलर स्ट्रक्चर्स को ही हम सेल कहते हैं। अभी तक हम लोग जो सेल का डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, दैट इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का क्या अर्थ होता है? यू माइट हैव सीन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म अराउंड यू। हम लोग अपने अगल बगल में अलग अलग तरह के जीवों को देखते हैं जिनका शेप साइज डिफरेंट होता है ना। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं जिसको देखना भी मुश्किल है, जिनको देखने के लिए स्पेशल तरह के डिवाइसेस की जरूरत होती है, एंड दीज डिवाइसेस आर माइक्रोस्कोप्स। ऑलरेडी हम लोग इस चीज को जान रहे हैं कि ये माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करने के लिए होता है स्मॉलर चीजों को जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं ना। सो द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिसाइडेड बाय द काइंड ऑफ सेल प्रेजेंट इन देयर बॉडी, and all the functions performed by different parts of the organism basically depends on the type of cells present in their body। किस तरह का सेल प्रेजेंट है इनके शरीर में ना, इसके आधार पर ही डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन किस तरह के सेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाना है। दैट इज सेल्स आर पर्टिकुलर इन देयर फंक्शन। सेल्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर होते हैं अपने फंक्शन में। पर्टिकुलर तरह के सेल्स का पर्टिकुलर तरह का फंक्शन होता है, और ये फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग रखने में हेल्पफुल होते हैं। तो आज हम लोगों को सेल के बारे में जानना है और सेल के डिस्कवरी से संबंधित बातें करनी है ना। हाउ ह्यूमन बीइंग्स कम टू द कंक्लूजन दैट ऑल ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल ना। This discovery was first of all made by Robert Hooke. You might have heard the name of Robert Hooke. Robert Hooke क्लास 8 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले प्लांट सेल को डिस्कवर किया था। डेड प्लांट सेल, एक्चुअली दिस सेल इज ना प्लांट सेल, एंड इन ए कॉर्क, सैंपल ऑफ कॉर्क, इन ए सैंपल ऑफ कॉर्क, इन ए सैंपल ऑफ कॉर्क ही डिस्कवर्ड प्लांट सेल। सैंपल ऑफ कॉर्क में इन्होंने प्लांट सेल को डिस्कवर किया था। कॉर्क क्या होता है आपको पता है? कॉर्क जो है प्लांट का सबसे बाहरी रीजन, जिसको हम लोग छाल या छिलका कहते हैं, उसका बहुत थिन सेक्शन काट के इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो देखा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब समझते हो? मधुमक्खी का छत्ता। इनको मधुमक्खी के छत्ते की तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, एंड ही वाज सरप्राइज्ड। वे सरप्राइज्ड थे कि ये स्ट्रक्चर क्या है। और उनके समय में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को, स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर्स थे, इसलिए उसका नाम उन्होंने सेल रखा। सेल का अर्थ होता है स्मॉल रूम। सेल का अर्थ क्या होता है? स्मॉल रूम। और इनको ये सारे स्ट्रक्चर्स हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे थे, स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया, इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा सेल, है ना। बाद में चल के ए ल्यूवेनहॉफ, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ, एवी ल्यूवेनहॉफ ने फर्स्ट फ्री लिविंग सेल को देखा था इन ए सैंपल ऑफ पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर के सैंपल में फर्स्ट फ्री लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था,
एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने ना, और इन्होंने बताया था कि जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं ना वो सभी सेल से बने होते हैं। तो ये सेल की डिस्कवरी थी। सेल की डिस्कवरी के बाद प्रोटोप्लाज्म की खोज हुई, फिर न्यूक्लियस की खोज हुई एंड सो ऑन। जैसे जैसे हमारा बायोलॉजिकल फील्ड एनहांस हुआ, आगे जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, डिफरेंट तरह के सेल कंपोनेंट्स के बारे में खोज होने लगी। माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट हुआ, माइक्रोस्कोप जैसे जैसे बढ़िया होता गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आए तब सेल कंपोनेंट की खोज होने लगी, यानी सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग को जानकारी मिलने लगी ना। तो ये सारी जो बातें हैं वो रॉबर्ट हुक से स्टार्ट है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक के बाद आते हैं हम लोग न्यूक्लियस की खोज हुई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, फिर प्रोटोप्लाज्म की खोज हुई थी, प्रोटोप्लाज्म डुजार्डिन ने खोजा था। प्रोटोप्लाज्म के बारे में हक्सले ने कहा था, हक्सले सेड दैट प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार होता है, प्रोटोप्लाज्म से ही लाइफ की शुरुआत होती है ना। और ये बात आज हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, बेसिकली प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का बेसिक डिफरेंस हम लोग समझ लें। यहाँ कि एक सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस है ना, और ये सराउंडिंग साइटोप्लाज्म है, ये सराउंडिंग साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इज टुगेदर नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म में ही लाइफ से संबंधित जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इस प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यह जीवन का भौतिक आधार होता है। हक्सले ने इस बात की जानकारी दी थी। आगे चल के हम लोग को जानना है सेल थ्योरी के बारे में, जिसके बारे में एमजे स्लाइडेन एंड टी स्वान, एमजे स्लाइडेन एंड टी स्वान, एमजे स्लाइडेन एंड टी स्वान, इन्होंने बताया कि एमजे स्लाइडेन एंड टी स्वान ने बताया सेल थ्योरी में ना, हु हैज गिवन सेल थ्योरी? सेल थ्योरी वाज गिवन बाय एमजे स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। सेल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। सेल थ्योरी के हिसाब से सबसे पहली बात इसकी है कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, उसका बड़ी सेल से बना होता है ना। वायरसेस की जो हम बात करते हैं तो वायरसेज आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। वायरसेज सेल थ्योरी के एक्सेप्शन होते हैं। वायरसेज आर नॉट सेल्स, वायरसेज सेल्स नहीं होते हैं। देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंपली अ प्रोटीन कोट। एक प्रोटीन कोट की बनावट है जिसके अंदर में उसका न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है ना। दिस इज वेरी स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेल। सेल थ्योरी के हिसाब से सबसे पहली बात हम लोग समझ गए हैं कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो ना, इसका बॉडी सेल से बना होता है। दूसरी बात सेल थ्योरी में कही गई थी कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन की शुरुआत एक सेल से होती है ना। फर्स्ट बात क्या देखे सेल थ्योरी में कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, और दूसरी बात कही गई थी कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। और इस सिंगल सेल में डिवीजन के चलते लगातार रेगुलर रिपीटेड डिवीजन होता है, जिसके चलते मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। तो यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन फ्रॉम वेरी सिंपल टू द टुडेज लाइफ फॉर्म, वेरी सिंपलर लाइफ फॉर्म से आज का जो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म कैसे ओरिजिनेट हुआ है, इसके संबंध में भी हम लोग को चैप्टर पढ़ना है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें हम लोग जानेंगे कैसे सिंपलर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है ना। तो लाइफ की शुरुआत में सबसे पहला तो हम समझ गए सेल थ्योरी के हिसाब से कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। दूसरी बात हम लोग समझ गए कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। और तीसरी बात जिसको बाद में चल के आर विर्चाउ ने ऐड किया था, आर विर्चाउ ने ऐड किया था कि सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ना। ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट। इसका अर्थ क्या हुआ? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब सेल्स
की शुरुआत, जितने भी सेल होते हैं ये ओरिजिनेट होते हैं अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब सेल पहले से मौजूद सेल में डिवीजन के चलते बनता है। किसी नया सेल ऐसा नहीं होता है कि कोई नया सेल प्रकट हो जाता है एकाएक या अवतार ले लेता है, ऐसी बात नहीं है। सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इस चीज को आर विर्चाउ ने कहा था। तो ये हम लोग का हो गया सेल थ्योरी। अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेल थ्योरी और हु प्रपोज द सेल थ्योरी ना। तो इस चीज को हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि एमजे स्लाइडेन एंड टी स्वान प्रपोज सेल थ्योरी एंड अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी each and every living organism is made up of cell. Second thing is each and every living organism start their life from a single cell, and third one is which was added by R. Virchow that all cells originate from pre-existing cells. सभी cells originate होते हैं pre-existing cell से। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं सेल के ऊपर, तो किसी भी स्ट्रक्चर को सेल कहने के लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया होता है? हाउ कैन वी से दैट यस इट इज अ सेल? हम कैसे कहेंगे कि ये एक सेल है? जैसे घर को घर कहने के लिए एक सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक या सर्टेन सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये एक घर है। तो घर होने के लिए 4 दीवार का होना जरूरी है, एक छत होना चाहिए, एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए, खिड़की दरवाजे होने चाहिए ना, तब हम उसको घर कह सकते हैं। Without all these things we cannot say it is a house. So what are the characteristics on which based on which we can say that yes it is a cell, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक सेल है। तो इसके लिए हमको 3 बेसिक चीज जरूर होना चाहिए सेल के अंदर, तब हम कह सकते हैं कि ये सेल है। फर्स्ट चीज क्या होना चाहिए? फर्स्ट चीज होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ a limiting membrane or a boundary. Presence of a limiting membrane. Presence of a limiting membrane. ताकि सबसे पहला आवश्यकता है कि सेल को सेल कहने के लिए उसमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन होना चाहिए, दैट इज जिससे पता चलेगा कि उसकी एक्सटर्नल बाउंड्री कहां तक है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं कि सेल का जो सबसे बाहरी हिस्सा है वो है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो इसका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो ये सेल नहीं होगा, राइट? तो सबसे पहला चीज हो गया प्रेजेंस ऑफ अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन which is also known as plasma membrane और सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, राइट? सेकंड थिंग इज प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी। प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी, मेटाबॉलिक मशीनरी का होना जरूरी है। एंड थर्ड वन इज, इस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिक मशीनरी। एंड द थर्ड थिंग इज प्रेजेंस ऑफ सेट ऑफ जीन्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना? जीन्स और जेनेटिक मटेरियल, इसको हम कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल में ही सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं ना। ये 3 चीज है तभी हम जाके सेल को सेल कह सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज प्रेजेंस ऑफ अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन, सेकंड थिंग इज प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी एंड थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ सेट ऑफ जीन्स और जेनेटिक मटेरियल। तो एक एक करके इन तीनों टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो सेल को सेल होने के लिए एक बाउंड्री होना चाहिए, एक डेफिनेट बाउंड्री के एब्सेंस में हम सेल को सेल नहीं कर सकते। जैसे आपके घर में अगर दीवार ना हो तो आप उसको घर नहीं कर सकते हैं, ठीक वैसे ही किसी भी सेल को सेल होने के लिए सेल मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है। एंड द सेकंड थिंग इज प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी। सेल के अंदर हम जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट किए हैं आज, कि सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स जो हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स में आते हैं। तो फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब है कि सेल के अंदर डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, राइट ना? सेल के अंदर डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे फूड मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकालना, ये काम किसका होता है? तो दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय अ सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ये काम माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। सेल के अंदर अगर कोई फॉरेन बॉडी चला जाता है तो उसको खत्म करने का काम लाइसोसोम्स का होता है ना। फिर उसके बाद हम ऑलरेडी जानते हैं कि सेल्स के अंदर प्रोटीन्स बनाना, ट्रांसपोर्ट करना, स्ट्रक्चर प्रदान करना, ये सब काम डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स का होता है। तो ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? Actually these are functional units which are present inside the cell, and these cell organelles actually forms metabolic machinery.
यही क्या बनाते हैं, मेटाबॉलिक मशीनरी बनाते हैं। मेटाबॉलिज्म का अर्थ होता है सेल के अंदर लगातार चीजों का बनना और टूटना। सेल के अंदर लगातार चीजों का बनना, सेल के अंदर हमारे लगातार मटेरियल्स का सिंथेसिस होता है, जिसमें तरह तरह के मेम्ब्रेन्स बनते हैं या रिपेयरिंग का काम होता है, उसके लिए मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस है वो होना, और ब्रेकडाउन का प्रोसेस भी लगातार चलता रहता है। तो इसी सम टोटल को, ब्रेकडाउन और बिल्डिंग अप को एक साथ मिला के हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस मेटाबॉलिक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए मेटाबॉलिक मशीनरी का होना बहुत जरूरी है, राइट। तो मेटाबॉलिक मशीनरी का होना जरूरी है। लेकिन यहां पर एक और कंफ्यूजन वाली बात हो सकती है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, अधिकांश सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ सेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जैसे राइबोसोम्स होते हैं, और फिर वहां पे मिजोसोम्स वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो कुछ मेटाबॉलिक मशीनरी वहां पे है। तो तीसरी बात आती है प्रेजेंस ऑफ सेट ऑफ जीन्स। अगर सेल है तो सेल डिवाइड करके अपने अगले पीढ़ी को बनाएगा ना, और सेल के अंदर जो फंक्शन गाइड होने हैं उस फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन कहां से आएगा, तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, या न्यूक्लियस अगर नहीं है तो इसके लिए सेट ऑफ जीन्स उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये सेट ऑफ जीन्स डिसाइड करता है कि विच काइंड ऑफ फंक्शन इज टू बी परफॉर्म ना, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेल साइकिल के कंप्लीट होने के बाद नया सेल का अगर फॉर्मेशन होना है, जेनेटिक मटेरियल हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। कुछ लोगों का पूछना होता है कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ना। तो जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, या नहीं भी पढ़े तो हम बता दें कि जेनेटिक मटेरियल दो तरह के हैं, आइदर डीएनए और आरएनए। आइदर डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए को हम लोग डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को सिंपली हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। आरएनए को क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंफॉर्मेशंस को कैरी करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर हो गया, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच मस्ट बी कैरीड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हम लोग इस बात को जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करके अपनी तरह का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, या एक सेल डिवाइड करके 2 या 4 या 10 सेल्स बनते हैं। तो डिवाइड करके जो सेल्स बनते हैं वो अपने पेरेंट सेल के एग्जैक्टली अलाइक होते हैं, ठीक उसी तरह के होते हैं ना, मोर और लेस थोड़ा बहुत का डिफरेंस हो सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड वेरिएशन, जिसको हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि सेल्स जो होते हैं वो अपना जो कॉपी बनाएंगे वो अपनी तरह का कॉपी बनाएंगे। तो ये सेल जब डिवाइड करके अपनी तरह का कॉपी बना रहा है, ठीक वैसा ही सारा इंफॉर्मेशन इसमें आ रहा है, तो वो कैसे इंफॉर्मेशन इस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के सेल्स में पहुंचेगा, तो इसी के लिए प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम डीएनए या आरएनए के नाम से जानते हैं। कुछ जीवों में, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाता है, और कुछ जीवों में जैसे कुछ वायरसेस वगैरह में जेनेटिक मटेरियल की जगह पे आरएनए भी होता है। तो जेनेटिक मटेरियल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से सेल के अंदर का सारा फंक्शन कंट्रोल होगा और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इंफॉर्मेशंस को कैरी किया जाएगा ना। इसके लिए जेनेटिक मटेरियल की जरूरत होती है, राइट। तो अभी हम लोग समझ गए कि सेल को सेल कहने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। एक बार हम फिर से रिवाइज करा रहे हैं कि सबसे पहला चीज आज हम लोग देखे हैं कि सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। What do you mean by structural and functional unit? We have already cleared this. And the second thing we have studied today is cell theory. Now, a discovery of cell. Robert Hooke discovered first of all plant cells in a sample of cork. Now,
then after Avi Leeuwenhoek discovered first free living cell in a sample of pond water. बाद में फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फिर इसके बाद पढ़े हम लोग न्यूक्लियस की खोज एंड सो ऑन. इसके बाद हम लोग पढ़े कि सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी की मुख्य बातें क्या है. सेल थ्योरी में बताया गया, एमजे स्लाइडेन एंड टीसवान ने इस सेल थ्योरी को प्रपोज किया, जिसमें फर्स्ट बात कही गई कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स. सेकंड बात कही गई कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल. तीसरी बात आर विर्चाउ के द्वारा जो ऐड की गई है मुख्य रूप से वो है कि सेल्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सेल्स जो है अपने पहले से मौजूद सेल से आते हैं. इसके बाद हम लोग पढ़े क्राइटेरिया फॉर अ सेल, है ना. क्राइटेरिया क्या क्या है एक सेल को सेल कहने के लिए. तो उस क्राइटेरिया में पहला आया प्रेजेंस ऑफ लिमिटिंग मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी एंड प्रेजेंस ऑफ सेट ऑफ जीन्स ना. इसके बाद आते हैं हम थोड़े से एक्सपेरिमेंटल या एक्टिविटी बेस्ड थिंग पे, जिसमें हम कैसे कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी. हाउ कैन वी मेक a sample, how can we make a temporary slide to observe the cell in microscope ना. हम लोग को माइक्रोस्कोप में सेल को ऑब्जर्व करने के लिए टेम्पररी स्लाइड बनाना होगा ना. हाउ कैन वी प्रिपेयर ए टेम्पररी माउंट ऑफ onion to observe cell in the microscope. For this you need, आपको इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए what is machinery here in the metabolic machinery. मेटाबॉलिक मशीनरी में मशीनरी का क्या अर्थ होता है. अभी एक लड़के का सवाल है, मेटाबॉलिक मशीनरी में मशीनरी का क्या अर्थ होता है. तो स्टूडेंट्स यू नो दैट मशीनरी मीन्स विच मेक्स योर वर्क इजियर. मशीनरी का अर्थ क्या होता है कि कोई भी चीज जो आपके काम को आसान करा देता है उसी को हम लोग मशीन का नाम दे देते हैं सिंपल शब्दों में. तो सेल के अंदर सेल के फंक्शंस को परफॉर्म कराने वाले जो स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं को हम मशीनरी या सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं. क्लियर है. इन्हीं को हम सेल ऑर्गेनेल्स या मशीनरी के नाम से जानेंगे. ओके. तो अभी हम लोग देखेंगे कि सेल के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल से बना हुआ है, इसको हम कैसे साबित कर सकते हैं. फॉर दिस यू नीड टू प्रिपेयर ए टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पिल ना. सो वी आर गोइंग टू make a temporary mount of onion peel. टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन पिल, इसको हम कैसे बनाएंगे. टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन पिल, इसको बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है. फॉर दिस यू नीड अ फ्रेश ओनियन, saffronin stain, ग्लास स्लाइड. ग्लास स्लाइड इस तरह के शीशा का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा एकदम शीशा का बना हुआ है ये. और इसके बाद है ग्लास स्लाइड के बाद कवर स्लिप. व्हाट इज कवर स्लिप. इट इज अ वेरी थिन glass sheet, very thin glass sheet, and it is almost a square in shape. Cover slip, camel hair brush, a knife, watch glass, etc. All these materials are needed to prepare. What is watch glass? It is सिंपल कटोरी की तरह का स्ट्रक्चर होता है. दिस इज वॉच ग्लास ना. हाउ कैन वी मेक अ टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन पिल in order to observe
द लिविंग सेल, दैट इज द प्लांट सेल। तो इसके लिए हमको एक फ्रेश ओनियन की जरूरत होती है, एंड जस्ट डिवाइड दिस ओनियन इनटू 2 or 4 equal parts, 2 or 4 equal parts, right? Take one part and remove one peel. Now remove one healthy peel. This is like this. Remove a healthy peel. Take this, its concave face and its convex face. Now, in order to remove the peel, peel को remove करने के लिए just यहाँ से इसको मोड़ के हम तोड़ेंगे और खींचेंगे जब, तो इसमें से पिल निकलेगा हमको, और इस पिल को इमीडिएटली इस वॉच ग्लास में पानी है, इसको इमीडिएटली इस पिल को ट्रांसफर कर देंगे, इसमें छिलके को इसमें ट्रांसफर कर देंगे ताकि ये सूखे नहीं। हाँ, इसको जैसे ही यहाँ से निकालते हैं और तुरंत इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पानी में, वॉच ग्लास में जो पानी रखा हुआ है इसमें इसको ट्रांसफर कर देते हैं, और तब हम तैयारी करते हैं इस ओनियन पिल को बनाने के लिए हम सबसे पहले ग्लास स्लाइड लेते हैं, और इस ग्लास स्लाइड को कॉटन क्लॉथ से रगड़ के अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं ताकि इस पे कोई स्टेन ना हो, नो स्टेन रिमेन प्रेजेंट ऑन दिस ग्लास स्लाइड। इस ग्लास स्लाइड के ऊपर इस ग्लास स्लाइड को हम ले लेंगे और इसको रगड़ के अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि इस पे कोई स्टेन नहीं रहे। फिर उसके बाद हम इस ओनियन पिल को इसके बाद इसमें हमको थोड़ा सा ग्लिसरीन का भी जरूरत पड़ेगा। ग्लिसरीन, थोड़ा सा 1 बूंद ग्लिसरीन इसके ऊपर रख देंगे। ये ग्लिसरीन एक विस्कस लिक्विड होता है जो ओनियन पिल को जब हम इसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो इससे चिपकने नहीं देगा, सूखेगा नहीं है। सूख जाने पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन आपका सही नहीं आता है, तो हम इसको ग्लिसरीन से पहले 1 बूंद इसके मिडल में डाल देते हैं और तब इस ओनियन पिल को ट्रांसफर करते हैं इसके ऊपर। चौकोर काट लेंगे इस ओनियन पिल को ना, और इस ओनियन पिल को हम इस पर ट्रांसफर कर देते हैं। और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसमें किसी तरह का बबल फॉर्मेशन नहीं हो, बबल फॉर्मेशन से बचने के लिए कैमल हेयर ब्रश का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ओनियन पिल को हम इसके ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर इसके ऊपर 1 और 2 ड्रॉप आप सैफ्रेनिन का डाल दीजिए। 1 और 2 ड्रॉप। ये स्टेन करना होता है। स्टेन क्यों करना होता है? बिकॉज दिस इज ट्रांसपेरेंट चीजें दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसको स्टेन करना है, रंगना है। और रंगने के लिए हम कौन सा स्टेन यहाँ यूज कर रहे हैं? दैट इज सैफ्रेनिन स्टेन। ये सैफ्रेनिन स्टेन है, इससे हम इसको स्टेन करते हैं, रंग देते हैं ना। और तब इसके ऊपर हम कवर स्लिप डालेंगे। इसके ऊपर ये जो कवर स्लिप है इसको पिन की मदद से, पीटिंग पिन होता है जिसकी मदद से इसके ऊपर हम इस पिन से इसको पकड़े रहते हैं और धीरे धीरे इसके ऊपर गिरा देते हैं। और ये बात जरूर ध्यान रखना है कि इसमें किसी तरह का कोई बबल ना बने। बबल बनेगा तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो सही नहीं आएगा ना। तो हम इसको अब ढक रहे हैं किससे? कवर स्लिप से। ये कवर स्लिप से हम इसको ढक देंगे और जो एक्स्ट्रा इधर लिक्विड निकलेगा उसको आप पेपर से सोख लीजिए। सूखता कागज होता है, दैट इज ब्लॉटिंग पेपर ना, उससे हम लोग इस एक्स्ट्रा लिक्विड को पोंछ के साफ कर देंगे। और ये आपका टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन पिल रेडी है। और इस टेम्पररी माउंट को जब आप ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के स्टेज में लगा के और आंखों से जब हम इसको देखेंगे अपने, आपको पता है माइक्रोस्कोप का डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें आईपीस और ये ऑब्जेक्ट की तरफ जो होता है ऑब्जेक्टिव, उसको एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। और जब आर्म लेंथ को एडजस्ट करके एक डिस्टिंक्ट व्यू हमको मिलने लगता है और उसका जब हम ड्राइंग बनाएंगे यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ऑनियन पिल के अंदर का स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है वो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। एंड दीज आर ओनियन पिल सेल्स। ये क्या है? ओनियन पिल के सेल्स हैं। कुछ इस तरह के ये सेल्स आपको दिखाई देते हैं ना। सो वी कैन से दैट these are made up of cells। ये किससे बने हैं? सेल से। और इनके भीतर में ये deeply stained region दिखाई देगा। These deeply stained regions are nucleus। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखता है ना। और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि दिस ओनियन पिल इज मेड अप ऑफ these small structures called cells ना। सो
we have performed this activity. You have to repeat this activity by taking human chick cells ना, human चिक सेल्स को यूज करके ना आप इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ह्यूमन चिक सेल का स्लाइड बनाना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। आज का टॉपिक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।